Welcome to Reader Online Class Session. This is me, Professor Ashis Sajid, and today our topic is Nerve Impulse and RMP. ओके जी, आज जो हम अपने टॉपिक का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं वो हमारे पास नर्व इम्पल्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. इस पे नोट डाउन भी आप कर लें कि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अच्छा जी, नर्व इम्पल्स क्या है? नर्व इम्पल्स असल में अगर आप इसे बहुत आसान अल्फाज में देखें तो नर्व इम्पल्स वो मैसेज है जो एक न्यूरॉन कैरी करके लेके जाता है, बेशक वो दिमाग की तरफ हो या दिमाग से दूर हो. ठीक है, तो वो नर्व इम्पल्स है. ठीक है जी. तो नर्व इम्पल्स की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? जो डेफिनेशन है वो ये है कि द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ऑकर अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स. ठीक है, जिन्हें ऐसा चेंज जो इलेक्ट्रोकेमिकल हो और उस इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज की एक लहर जो है पूरे न्यूरॉन की लेंथ में फैलती चली जाए, हम उसे नर्व इम्पल्स कहते हैं. तो असल में जो मेन यहाँ पे इस डेफिनेशन में वर्ड है वो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल है. इसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है? इलेक्ट्रो का क्या मतलब है? आमतौर पे हम लेते हैं इलेक्ट्रिकल करंट. और इलेक्ट्रिकल करंट क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट का मतलब ये है कि जब उसके अंदर चार्जेस का फ्लो होता है, चार्जेस के फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रिक करंट किसी केमिकल चेंज की वजह से हो तो हम इसे इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जब फ्लो ऑफ चार्जेस किसी भी केमिकल चेंज की वजह से हो हम उसको इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं. तो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो ड्यू टू केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल. अब ये केमिकल चेंजेस कैसी हो सकती हैं? केमिकल चेंज किसी भी किस्म की आयनिक चेंज हो सकती है या किसी भी किस्म का कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकता है. तो अगर हम इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ें तो हम कहेंगे द वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस ऑकर अलोंग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म यहाँ पे आपके बुक में लिखी गई है वो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. ठीक है, पोटेंशियल का क्या मतलब है? पोटेंशियल का मतलब ये होता है कि जिस तरह एक लाइक बच्चा है, ठीक है, उसके अंदर नंबर लेने की पोटेंशियल ज़्यादा है, उसके अंदर मेहनत करने की पोटेंशियल ज़्यादा है. ठीक है, तो हम कहते हैं जी ये बच्चा ज़्यादा पोटेंशियल रखता है. तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का क्या मतलब है? कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल करंट रखने की या इलेक्ट्रिकल करंट की काम करने की सलाहियत ज़्यादा हो तो हम उसे कहते हैं ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है. इलेक्ट्रिकल का क्या मतलब है? कि जब फ्लो ऑफ चार्जेस हो या इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हो. पोटेंशियल का क्या मतलब है? काम करने की सलाहियत. तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? इट इज़ द मेजर of capacity to do electrical work is called electrical potential. कि एक चीज़ जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वर्क करेगी उतना ही ज़्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा. अब ये इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है? अच्छा, अब आप इमेजिन करें कि हमारे पास ये मेम्ब्रेन है. मेम्ब्रेन की एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है. अब जोन से साइड पॉजिटिव चार्ज लेकर बैठी हुई है वहाँ पे एनर्जी का लेवल बहुत ज़्यादा है और वो हिस्सा जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर एनर्जी का लेवल जो है वो कम है. और आपको पता है जो मूवमेंट है वो हमेशा हाई टू लो होती है. तो क्या होगा कि चार्जेस जो है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूवमेंट करेंगे. तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारे पास एक तरफ हाई एनर्जी है, एक तरफ लो एनर्जी है, तो इनके दरमियान डिफरेंस क्रिएट हो गया है. ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है और इस पोटेंशियल डिफरेंस के क्रिएट होने की वजह से चार्जेस जो हैं फ्रॉम हाई टू लो मूव कर रहे हैं. और जब ये चार्जेस मूव करते हैं तो हम कहते हैं जी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इस्टेब्लिश हो गया है. ठीक है, एक ये है. या इसको हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर है चार्जेस के अंदर, एक जगह ज़्यादा एनर्जी है एक जगह कम एनर्जी है, तो हम कहते हैं कि चूंकि इनके चार्जेस के अंदर एनर्जी स्टोर है और इन एनर्जीज में डिफरेंस है तो इस डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इस्टेब्लिश होता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन. और जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इस्टेब्लिश होता है हम कहते हैं जी इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ है. ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं, इनको आपने अच्छे से मेमोराइज करना है. अच्छा, अगर आपको ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जिसकी भी हमने बात की कि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव जो है चार्जेस मूव करते हैं, अगर ये आपको किसी मेम्ब्रेन में ये चीज़ें नज़र आए तो हम उसे कहते हैं इट इज़ कॉल्ड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल
पोटेंशियल। चार्जेस कौन से आपने देखे, पॉजिटिव और नेगेटिव, और मेम्ब्रेन कौन सी है, कौन चीज़ ने सेपरेट करी है, वो हमारे पास मेम्ब्रेन। जैसा देखें एक तरफ पॉजिटिव चार्जेस हैं, एक तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्जेस हैं। तो ये किस तरह सेपरेट हुए हैं, विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। कि अगर ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आप किसी मेम्ब्रेन के गिर्द देखें तो ये मेम्ब्रेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है। तो अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है जी, एक है जी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब ये है कि जिसके अंदर नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं होती। ठीक है, यानी वो न्यूरॉन जो है वो आराम से रेस्ट कर रही है, उसके अंदर किसी किस्म का कोई मैसेज रन नहीं कर रहा, उसके अंदर कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही, तो हम उसे कहते हैं जी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। जब किसी न्यूरॉन के अंदर नर्व इम्पल्स कंडक्ट हो जाए या वो मैसेज लेके जाना शुरू कर दे तो हम कहते हैं जी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप हो गया है। तो आज जो हम अपने टॉपिक में पढ़ रहे हैं वो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, यानी RMP। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के अंदर क्या है, द नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस बिटवीन आउटर एंड इनर सरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग न्यूरॉन्स इज कॉल्ड रेस्ट मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसका मतलब ये है कि जब आप मेम्ब्रेन के गिर्द चार्जेस का डिफरेंस देखें और वो मेम्ब्रेन ऐसी हो या वो मेम्ब्रेन ऐसी हो, यानी वो न्यूरॉन की ऐसी मेम्ब्रेन हो जिसके अंदर कोई कंडक्शन नहीं हो रही, कोई नर्व इम्पल्स नहीं गुजर रही, तो हम उसे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अब हमने देखना ये है कि जब एक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है जब वो रेस्ट पे होती है तो उसके अंदर चार्जेस का क्या डिफरेंस होता है। तो आपने ये याद रखना है कि जो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है जिसके अंदर कोई नर्व इम्पल्स कंडक्ट नहीं हो रही, इसके बाहर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, अंदर नेगेटिव चार्ज है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, इसी चीज़ को हमने लेके आगे चलना है। बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है, अंदर नेगेटिव ज़्यादा है। ठीक है, जब बाहर पॉजिटिव ज़्यादा होगा इट्स मीन नेगेटिव कम है, और जब अंदर नेगेटिव ज़्यादा इट्स मीन पॉजिटिव कम है। और इसका जो RMP है, इसका MCQs याद कर लें कि इसका जो -70 मिलीवोल्ट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। ठीक है जी, -70 मिलीवोल्ट्स मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये चीज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास मेम्ब्रेन है, इसके बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है, अंदर नेगेटिव ज़्यादा है। इसी तरह बाहर अगेन पॉजिटिव ज़्यादा है, अंदर नेगेटिव ज़्यादा है। और इसका हमारे पास कितने मेम्ब्रेन पोटेंशियल आता है, इसका -70 मिलीवोल्ट्स। अब क्वेश्चन ये है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब एक न्यूरॉन को नर्व इम्पल्स को कंडक्ट नहीं कर रही तो ये किस तरह मैनेज करती है कि बाहर पॉजिटिव ज़्यादा रहे और नेगेटिव अंदर ज़्यादा रहे। ठीक है, हमने ये देखना है कि एक न्यूरॉन के पास जो मेम्ब्रेन है वो किस तरह मैनेज करती है कि बाहर पॉजिटिव ज़्यादा रहे और अंदर नेगेटिव ज़्यादा रहे, तो इसको हमने देखना है। ठीक है जी, ये चीज़ याद रखनी है, बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है और अंदर नेगेटिव ज़्यादा है। तो इसके लिए सबसे पहले आता है जी सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। आयंस जो हैं वो ना सिर्फ मेम्ब्रेन्स के पास होते हैं बल्कि न्यूरॉन सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं, और उसके आसपास जितने भी फ्लूइड है उसके अंदर भी आयंस मौजूद होते हैं। अब आयंस कई तरह के हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आयंस हैं वो हमारे पास सोडियम और पोटेशियम है। जिस तरह फॉर एग्जांपल भी मैंने आपको बात की कि बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है और अंदर नेगेटिव जो है वो ज़्यादा है। अब उन्होंने कहा है कि जिस तरह बाहर पॉजिटिव ज़्यादा है तो सोडियम की तादाद 10 गुना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इनसाइड, और इसी तरह अंदर 20 गुना पोटेशियम ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड। ठीक है जी, तो यही यहाँ पे ये लिखा हुआ है सोडियम 10 टाइम आउटसाइड होते हैं देन इनसाइड, और पोटेशियम 20 गुना ज़्यादा होते हैं अंदर एज कम्पेयर टू आउटसाइड। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि इन आयंस की मूवमेंट कैसे होती है। अब एक चीज़ ये याद रखनी है कि बाहर पॉजिटिव इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे सोडियम पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, इस वजह से, और वो है भी 10 गुना ज़्यादा, तो इस वजह से भी वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है। अब इन आयंस की हमने मूवमेंट कैसे करवानी है। अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर भी लफ्ज़ पंप आ जाए, ठीक है, उसका मतलब है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। तो आयंस की मूवमेंट हम दो तरह से करवा सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ पंप्स और विद द हेल्प ऑफ गेट्स।
ठीक है। जहाँ पे भी लफ्ज पंप आए इट्स मीन वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। और जहाँ पे भी लफ्ज गेट्स आ जाए वो उसका मतलब ये है कि हायर से लोअर मूव करना, और वहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट यूज होती है। अभी जो हम लोग सोडियम पोटेशियम की मूवमेंट करवाने लगे हैं ये है जी पंप, ठीक है। पंप का क्या मतलब होगा कि हमने लोअर से चीज उठानी है और हायर की तरफ लेके जानी है, और विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। और एनर्जी कौन सी यूज होगी, एटीपी, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पंप है और इस पंप का नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। अच्छा, अब क्या हमने कहा है कि बाहर सोडियम की तादाद ज्यादा है और अंदर पोटेशियम की तादाद जो है वो हमारे पास ज्यादा है। तो ये सोडियम की हुई अंदर चूंकि कम है तो ये सोडियम की लोअर कंसंट्रेशन हुई और बाय हायर कंसंट्रेशन। इसी तरह पोटेशियम अंदर ज़्यादा है तो इसकी ये हायर कंसंट्रेशन और बाहर लो कंसंट्रेशन। और पंप का क्या मतलब है कि हमने लो से हाई की तरफ लेके जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लो है तो हम सोडियम को बाहर लेकर जाएंगे, ठीक है, फ्रॉम लो टू हाई विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। जब हम एटीपी को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, जो एनर्जी मिलेगी हम उससे सोडियम को 3 सोडियम के आयंस जो हैं वो लोअर से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करवाएंगे। और इसी तरह चूंकि हमारे पास पोटेशियम बाहर की साइड पे कम है तो हम 2 पोटेशियम के आयंस जो हैं वो अंदर की तरफ मूव करवाएंगे। तो अब आप देखिए यहाँ पे भी सोडियम की तादाद ज़्यादा है, सोडियम ज़्यादा बाहर मूव कर रहा है एज कम्पेयर टू पोटेशियम। तो जब सोडियम बाहर ज़्यादा मूव करेगा तो वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है जी। इस तरह भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल बाहर की तरफ पॉजिटिविटी ज़्यादा क्रिएट करती है, ठीक है जी। अच्छा, फिर हम लोगों ने कहा कि जी इनसाइड जो हमारे पास है वो नेगेटिव आयंस ज़्यादा होते हैं। वो कैसे होते हैं, उन्होंने कहा कि जो नेगेटिव आयंस के लिए हम लोगों ने ग्लूटामिक एसिड रखा हुआ है, प्रोटीन्स रखे हुए हैं और कुछ दूसरे ऑर्गेनिक एसिड्स रखे हुए हैं। ये तीनों चीज़ें मेम्ब्रेन के इनसाइड पे जो हैं वो ज़्यादा होती हैं एज कम्पेयर टू आउटसाइड। तो जब वो बाहर नहीं होंगी, अंदर की तरफ होंगी, तो अंदर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा एज कम्पेयर टू बाहर। बाहर भी मौजूद हैं लेकिन इनकी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा कम है और बाहर सोडियम आयंस ज़्यादा होते हैं। तीसरा है जी लीकेज ऑफ पोटेशियम आयन। कुछ आयंस ऐसे हैं, यानी जो पोटेशियम आयंस है, ख़ास तौर पे पोटेशियम आयंस, ये लीक कर जाते हैं। लीक कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ गेट्स, ठीक है जी। मैंने अभी आपको ना पंप एंड गेट, तो यहाँ पे जो मैंने छोटे छोटे गेट्स बनाए हुए हैं इस मेम्ब्रेन के पास। तो होता क्या है कि चूंकि हमारे पास पोटेशियम की तादाद अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, यानी पैसिव डिफ्यूजन फ्रॉम हाई टू लो, तो हम जो पोटेशियम है उसको भी बाहर निकाल देते हैं। तो पोटेशियम पे भी चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इस वजह से पॉजिटिव चार्ज बाहर भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हमने किस किस तरह से बाहर पॉजिटिव ज़्यादा रखा है और अंदर नेगेटिव ज़्यादा रखा है। बाहर पॉजिटिव कैसे हमने ज़्यादा करवाया, जब हमने सोडियम आयंस एनर्जी की मदद से लेकर आए। दूसरा, पोटेशियम आयंस को हमने लीक करवाया। और ये याद रखें, ये जो लीकेज का प्रोसेस है ये सिर्फ मेम्ब्रेन पोटेशियम को ही करने देती है और किसी आयन को करने नहीं देती। सिर्फ ये न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पोटेशियम के लिए परमिएबल है। तो हमने क्या कहा कि जो बाहर पॉजिटिव आयन है वो हम 2 तरीकों से मेंटेन कर सकते हैं। जब आप सोडियम को एनर्जी लगा के मेहनत से लेकर आएंगे विद द हेल्प ऑफ पंप, और दूसरा गेट के थ्रू पोटेशियम आयन लीक करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। और तीसरा, नेगेटिव एनर्जी किस तरह, नेगेटिव चार्जेस हम किस तरह अंदर ज़्यादा रखेंगे, ग्लूटामिक एसिड, प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक एसिड से। तो इन सब की मदद से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है वो हमारे पास -70 मिली वोल्ट्स है, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।